तो पहला प्रश्न है, 11 फरवरी 2022 को मेलबोर्न में क्वाड सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2007 में इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंद महासागर में आपसी व्यापार, परमाणु क्षेत्र में आपसी सहयोग, तकनीकी क्षेत्र में सहयोग या हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के विस्तार के विरुद्ध एकजुटता। तो इसका सही आंसर है डी वाला, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के विस्तार के विरुद्ध एकजुटता, क्योंकि इस क्षेत्र में चीन लगातार अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कोशिश करता रहता है। तो इसके खिलाफ 4 देश यानी कि क्वाड एकजुट हुए, जिसमें कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ये 4 देश इसके खिलाफ एकजुट हुए। और इसमें सबसे बड़ा योगदान था, जो इनिशिएटिव लिया था वो जापान के तत्कालीन पीएम जो थे शिंजो आबे, उनका मेन इसमें रोल था। और इसके अलावा उद्देश्य इसके लिए कि चीन का विकल्प देना एक दूसरे को और पूरी दुनिया को व्यापार तथा आपसी सहयोग के लिए, जिससे कि उसका प्रभाव क्षेत्र कम किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, 9 से 11 फरवरी 2022 को वैश्विक एक महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसमें ये फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया या स्पेन। तो इसका सही आंसर है फ्रांस। फ्रांस के ब्रिटनी में, फ्रांस में है ब्रिटनी में इसका आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन किया है फ्रांस सरकार ने यूनेस्को और वर्ल्ड बैंक की मदद से। और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें हिस्सा लिया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि वैश्विक स्तर पर महासागरों के महत्व पर और उनके संरक्षण के विषय में जागरूक करना सभी देशों को, और उसको प्रदूषण से बचाना महासागरों को। और ये यूएनओ ने जो डेकेड घोषित किया है, इसको 2021 से लेकर 2030 को 2021 से 30 को उन्होंने ओशियनिक साइंस के लिए फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ ये घोषित किया है। उसके तहत इसका पहला ये बड़ा आयोजन किया गया है। ठीक है। पीएम गति शक्ति योजना के तहत 100 कार्गो टर्मिनल बनाए जाने के लिए कितने समय का लक्ष्य रखा गया है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो इसका सही आंसर है 3 वर्ष का समय रखा गया है। और ये पीएम गति शक्ति योजना क्या है? पीएम गति शक्ति योजना है कि ये रेलवे, रोडवेज को मिलाकर टोटल 16 ऐसे मंत्रालय हैं जिनको के एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया गया है, जहां पर ये सारे एक दूसरे के अंडरगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको ये देख सकते हैं कि क्या प्रोग्रेस चल रही है, ताकि उसके बेस पे ये अपना प्लानिंग कर सकें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके, जिससे कि पता चल सके उनको कि भी किस रूट पे रेल लाइन बन रही है, किस रूट पे अब हमारे को पुल बनाने की ज़रूरत है, कि उससे इनको आपस में कोऑर्डिनेशन में मदद मिलेगी। ठीक है। और इसका पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको 2021 में, अक्टूबर 2021 में इसको लॉन्च किया है, पीएम गति शक्ति योजना। इसके तहत 100 कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे और 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी अगले 3 सालों में। तो अगला देखते हैं। हाल ही में भारत ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है।
भारत ने यह खिताब कुल कितनी बार जीता है? 3 बार, 4 बार, 5 बार या 6 बार? तो भारत ने यह खिताब अब तक 5 बार जीता है। अब ये अंडर 19 विश्व कप जो जीता है, इसमें भारत ने फाइनल में किसको हराया है? फाइनल में इंग्लैंड को हराया है, और कितने? 4 विकेट से हराया है। ठीक है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 जीतने वाली भारतीय टीम के किस खिलाड़ी का संबंध हरियाणा के रोहतक जिले से है? गौरव सांगवान, निशांत सिंधु, दिनेश बाना या यश ढुल? तो इसका सही आंसर है निशांत सिंधु। गौरव सांगवान ये भिवानी से संबंधित हैं, निशांत सिंधु रोहतक से हैं, दिनेश बाणा हिसार से संबंधित हैं, और यश ढुल ये भी वैसे रोहतक से संबंधित हैं, लेकिन ये शुरू से ही दिल्ली की तरफ से खेलते हैं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर निशांत सिंधु ही माना जाएगा। लेकिन अगर निशांत सिंधु ऑप्शन में ना हो तो यश ढुल भी सही आंसर आएगा। अगला देखते हैं। द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? नीरज चोपड़ा, PR श्रीजेश, रानी रामपाल या विराट कोहली? तो इसका सही आंसर है PR श्रीजेश, जो कि हॉकी में हमारे गोलकीपर हैं, और इनको 2021 में गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021 FIH स्टार अवार्ड्स में भी मिला था। ठीक है। और ये भारत के पहले पुरुष हैं जिन्होंने इस अवार्ड को प्राप्त किया है। इससे पहले रानी रामपाल को ये अवार्ड मिला था 2019 में, जो कि ये हरियाणा से संबंधित हैं, शाहाबाद से। इनको ये पहले मिला था। द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर। हाल ही में विश्व आर्द्र दिवस पर गुरुग्राम के सुल्तानपुर में भारत की 2 नई वेटलैंड्स की घोषणा किस प्रदेश में की गई? गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या A और B दोनों? तो इसका सही आंसर है गुजरात और उत्तर प्रदेश दोनों में ही 2 नई वेटलैंड्स की घोषणा की गई है। ये हरियाणा में सुल्तानपुर में विश्व आर्द्र दिवस यानी कि 2 फरवरी पर ये आयोजन किया गया था, और उसमें ये घोषणा की गई थी कि 2 नई रामसर साइट्स, यहाँ पर रामसर लिखना भूल गए, इसमें रामसर साइट्स की घोषणा की गई है 2 नई, और ये गुजरात में है एक खिजड़िया, और उत्तर प्रदेश में है बखीरा। अगला देखते हैं। विश्व आर्द्र दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की किन 2 रामसर साइट्स के आसपास हाउस स्टे की व्यवस्था की जाने की घोषणा की? खिजड़िया और बखीरा, भिंडावास और सुल्तानपुर, सुल्तानपुर और खप्परवास या कलेसर और सुल्तानपुर? तो इसका सही आंसर है भिंडावास और सुल्तानपुर। ये 2 ही रामसर साइट्स हैं हरियाणा में, और इनके आसपास ये विश्व आर्द्र दिवस पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इनके आसपास हाउस स्टे की व्यवस्था की जाएगी, जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं, ताकि वो यहाँ पर आसपास के ग्रामीण माहौल का भी वो एक तरीके से आनंद ले पाएंगे, और वो इसको अच्छी तरह से देख भी सकेंगे। और ये अब जो नई 2 साइट्स की घोषणा की गई है, इसके बाद अब इंडिया में टोटल 49 रामसर साइट्स हो गई हैं, जो कि दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा हैं। और ये रामसर ये एक्चुअली क्या है? रामसर एक जगह का नाम है। कहाँ पर है ये? ईरान में। ठीक है। और इसकी ये 1971 में किया गया था। ये शुरू 1971 में ईरान के रामसर में पहला ये कन्वेंशन किया गया था यूनेस्को के द्वारा, जहाँ पर के वैश्विक इम्पोर्टेंस की जो वेटलैंड्स हैं
उनकी आइडेंटिफिकेशन करना और उनका संरक्षण करना इसका मेन मकसद था। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर स्थित अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क को भारत की पहली OECM साइट घोषित किया गया है। OECM का क्या अर्थ है? आउटस्टैंडिंग एंड इफेक्टिव काउंटर मेजर्स, आउटस्टैंडिंग एनवायरमेंटल काउंटर मेजर्स, अदर इफेक्टिव कंजर्वेटिव मेजर्स या अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। तो इसका सही आंसर है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक है, और ये भारत की पहली ऐसी OECM साइट है और ये हरियाणा से संबंधित है, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर स्थित है जो। तो ये एक भारत के लिए एक प्राउड की बात है और हरियाणा के लिए मेनली। ठीक है, और इसके लिए IUCN को प्रपोजल भेजा गया था। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना स्माइल का संबंध किससे है? भिखारियों से, किन्नरों से, बच्चों से या A तथा B दोनों? तो इसका आंसर है A तथा B दोनों, यानी कि भिखारियों और किन्नरों दोनों से इसका संबंध है। ठीक है, और ये योजना है स्माइल। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये इसकी फुल फॉर्म है और इसका मुख्य उद्देश्य है भिखारियों और किन्नरों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। किस प्रकार से? इसमें किन्नरों के लिए विशेष रूप से काम किया गया है। उनके लिए एक तो आयुष्मान भारत ट्रांसजेंडर हेल्थ कार्ड इशू किए जाएंगे इनके लिए, जिसमें कि इनकी हेल्थ से संबंधित मतलब कि ये अपना जो है हार्मोनल थेरेपी करवा सकते हैं। ये मतलब कि अगर ये मुख्य धारा से जोड़ना है, मतलब कि इनको आदमी या औरत में कन्वर्ट करने के लिए ये अपना सर्जरी करवा सकते हैं और हार्मोनल थेरेपी करवा सकते हैं। उससे संबंधित जो भी है ये सरकारी या प्राइवेट अपना हॉस्पिटल में ये करवा सकते हैं और जिसके लिए इनको 5 लाख सालाना का इंश्योरेंस रहेगा। और इसके अलावा जो होशियार बच्चे होंगे इनके, उनको 9वीं क्लास से लेकर और PG तक की क्लास के लिए इनको जो एलिजिबल होंगे उनके लिए 13,500 रुपये की स्कॉलरशिप का भी प्रावधान है। तो ये बहुत बड़ी योजना है। इसके लिए जो जिनको सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019 के तहत, ये लगभग 4900 मतलब लगभग 5,000 के आसपास ऐसे जो किन्नर हैं जिनको सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं उनके लिए ये है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसकी हेल्प, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये स्कीम है, ये लिखा ही हुआ है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये योजना शुरू की गई है। अगर आप ये चाहते हैं कि इस टाइप का टेस्ट आप खुद सॉल्व करना चाहते हैं और ये इस टाइप का टेस्ट आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर ये सॉल्व कर सकते हैं। इजी स्टडी नाम से फेसबुक पेज है हमारा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ और आप वहाँ से जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आपको इस टाइप के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और लेटेस्ट वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी। तो आप उस पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना और इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।